दोस्तों नमस्कार। अभ्यास हमारे लिए व्यायाम और मंत्र की तरह है जो शारीरिक और मानसिक अवस्था को एक आवश्यक फ्रीक्वेंसी के साथ एक रास्ते पर ले जाती है और धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चितता के साथ हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। विश्वास के साथ अगर नियमित अभ्यास के लिए अगर एकजुट ताकत लगा दी जाए तो एक अद्भुत शक्ति का निर्माण होता है जो हमारे शारीरिक और मानसिक जो आयाम है उनको जोड़ते हुए योजनाबद्ध तरीके से सफलता की ओर ले जाती है। महत्वाकांक्षी लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं परंतु कभी भी हारने के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए अभ्यास एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग हम स्वयं को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। देखिए ना, वो हर एक काम आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं जिसके लिए आप रोज़ अभ्यास करते हैं। तो प्रतिभाओं और क्षमताओं को निखारने के लिए अभ्यास जो है एक संसाधन है और अभ्यास को अगर आप दोस्त बना लेते हैं तो सफलता हमेशा आपके साथ रहती है। तो ठीक उसी के तरह से हम एक अभ्यास लेके आए हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये रेगुलर अभ्यास जो सवालों की हम चर्चा करते हैं क्योंकि यही सवाल जो हैं एग्ज़ाम में आएंगे और एग्ज़ाम में सवाल ही आने हैं तो हमें अभ्यास भी सवालों के करने चाहिए। और सकारात्मक दिशा, सही मार्गदर्शन और परिश्रम और धीरज के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। इसी कड़ी में मैं एक सेशन लेके आया हूँ जिस पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। पहला प्रश्न के अनुसार, चार्ज क्रिएटेड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहाँ भी सिक्योरिटी के तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, और आपके ऑप्शन है हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, प्लेज, लियन। जी हाँ, क्रिएशन ऑफ चार्ज जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए और 2 से 3 सवाल आ रहे हैं अभी हर एक एग्ज़ाम में। IBPS के जो प्रमोशन एग्ज़ाम है बैंकिंग के, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये सवाल बहुत पॉपुलर सवाल है कि जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है चार्ज के रूप में तो वहाँ पर कौन सा जो है चार्ज क्रिएट होगा सिक्योरिटी के तौर पर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ सीधा जो है ये मॉर्गेज होता है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे है तो वहाँ पर चार्ज क्रिएट होता है मॉर्गेज। चलिए अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अपडेशन ऑफ KYC इज रिक्वायर्ड अगेन इन केस ऑफ मीडियम रिस्क कस्टमर। जब भी हम नो योर कस्टमर गाइडलाइन को देखते हैं तो रिस्क कैटेगराइजेशन होता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। कस्टमर के एक्टिविटी को देखते हुए, उनके पोर्टफोलियो को देखते हुए रिस्क कैटेगराइजेशन होता है और उस रिस्क के आधार पर उनमें KYC अपडेशन किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है अगर मीडियम रिस्क का कस्टमर है तो मीडियम रिस्क के कस्टमर के लिए KYC का अपडेशन कितने साल में होना चाहिए? 1 साल में, 2 साल में, 8 साल में, 10 साल में? और इसका सही उत्तर है 8 साल में। 8 ईयर में अपडेशन ऑफ KYC इज़ रिक्वायर्ड अगेन इन केस ऑफ मीडियम रिस्क कस्टमर। अगर ये कस्टमर हाई रिस्क के हैं तो 2 साल में, अगर यही कस्टमर लो रिस्क में है तो 10 साल में। तो चलिए बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। द मैक्सिमम क्लेम कैन बी फाइल इन स्टेट कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो बिल है दिसंबर 2019 में लाया गया। 30 वर्षों से पुराना जो बिल था वो उसको अपडेट किया गया, मॉडिफाई किया गया है, संशोधन किया गया है। इसमें जो आर्थिक क्षेत्राधिकार हैं वो बढ़ाए गए हैं। सवाल पूछा गया है कि अगर स्टेट कमीशन का केस है तो कितने मैक्सिमम क्लेम किए जाते हैं? 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़। तो ये जो सही उत्तर है वो है 10 करोड़। स्टेट कमीशन में है तो 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक जा सकते हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो नेशनल कमीशन में, और अगर 1 करोड़ तक का है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया स्टेट कमीशन का, इसलिए इसका उत्तर होगा 10 करोड़। चलिए अब बात करते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट इन नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना मांगी गई है किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को तो वो सूचना देने के लिए टाइम कितना होता है? 15 डेज़, 30 डेज़, 45 डेज़, 48 आवर्स। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, बैंकिंग ओम्बुड्समैन और BC SBI और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। इनमें से सवाल आते हैं। तो ये सवाल देखिए RTI से आया है। इसमें पूछा गया है कि टाइम फ्रेम क्या है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इसका सही उत्तर है 30 डेज़। इसका सही उत्तर है 30 डेज़। नॉर्मल केस अगर है तो 30 डेज़ के अंदर जवाब देना है, लेकिन अगर लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है तो 48 आवर्स होता है।
यहाँ पूछा गया है नॉर्मल केस में, इसलिए 30 डेज इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द एजुकेशन लोन मैक्सिमम लिमिट अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो एजुकेशन लोन देते हैं तो प्रियॉरिटी सेक्टर कंसिडरेशन के लिए एजुकेशन लोन का मैक्सिमम लिमिट कितना है, और आपके ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख नीड बेस। दरअसल लिमिट सैंक्शन में कोई बाधा नहीं है, लिमिट सैंक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एजुकेशन लोन में, लेकिन प्रियॉरिटी सेक्टर कंसिडरेशन के लिए जो मैक्सिमम है वो लेते हैं वो 20 लाख है। पहले ये 10 लाख था, जिसको 4 सितंबर 2020 को ये मॉडिफाई किया गया, प्रियॉरिटी सेक्टर जो है नए गाइडलाइन आए और उसके आधार पर ये 20 लाख किया गया। तो यहाँ उत्तर होगा 20 लाख। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, मैक्सिमम लोन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन मेट्रो अर्बन अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मेट्रो एरिया है अगर, तो उसमें प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत मैक्सिमम लोन रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कितना दिया जा सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख। जी हाँ, यहाँ पर मेट्रो एरिया है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लोन दिया गया हाउसिंग लोन में प्रियॉरिटी सेक्टर में, तो ये इसका सही उत्तर होगा 10 लाख। अगर ये अदर एरिया में होता तो ये 6 लाख होता। इसका भी रिवाइज़ किया गया इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं, सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज अंडर न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई यूनिट्स। एमएसएमई यूनिट्स की डेफिनेशन में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इसमें कंपोजिट क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का दिया गया है, और इसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए पूछा गया है और ऑप्शन दिए हैं इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, टर्नओवर अप टू 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़, टर्नओवर अप टू 25 करोड़, इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़, टर्नओवर अप टू 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़। यहाँ पर स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए पूछा गया है। 3 कैटेगरी के इंटरप्राइजेस होते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। पूछा गया है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो क्राइटेरिया है वो है इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़। मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो, 10 करोड़ तक हो, और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा हो, 50 करोड़ तक हो, तो इसको बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगर यही माइक्रो के लिए पूछा रहता तो ए सही होता, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, टर्नओवर अप टू 5 करोड़, और यही अगर मीडियम के लिए पूछा जाता तो डी सही होता, इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़। यहाँ पूछा गया है स्मॉल का, इसलिए सही होगा सी, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। चलिए बात करते हैं, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, एज पर आरबीआई गाइडलाइन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर हाउ मेनी ब्रांचेस शुड बी ओपन इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार पहले 3 सालों में जो ब्रांचेस खोले जाएंगे अनबैंक्ड रूरल एरिया में वो कितने % होंगे, और ऑप्शन है 10%, 20%, 25%, 30%। तो इसका सही उत्तर है 25% ब्रांचेस जो हैं अनबैंक्ड रूरल एरिया में खोले जाने हैं, क्योंकि भारत सरकार जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर काम कर रही है। भारत के हर एक नागरिक को अफोर्डेबल प्राइस पे बैंकिंग सर्विसेज मिलने चाहिए, इसलिए जो भी ब्रांचेस जो खोले जाएंगे फर्स्ट 3 ईयर में वो रूरल एरिया में जो हैं ज़्यादा खोले जाएंगे। उनके लिए एक टारगेट दिया है कि अनबैंक्ड रूरल एरिया में 25% जो है वो खोले जाने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, इफ़ द सैंक्शन लिमिट ऑफ ए फर्म इज़ ₹10 lakhs एंड स्टॉक इज़ ₹12 lakhs विथ मार्जिन इज़ 25%, द कैलकुलेट ड्राइंग पावर इज़। ये सवाल हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है, इससे रिलेटेड ड्राइंग पावर कैलकुलेशन से मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। ड्राइंग पावर कैलकुलेशन से आपके वो स्पेशल वीडियो सेक्शन में भी होंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन में भी बनाए हैं, तो इसको ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जब भी ड्राइंग पावर निकालते हैं तो स्टॉक में से मार्जिन माइनस कर देते हैं तो ड्राइंग पावर आ जाता है। मार्जिन 25%, स्टॉक है 12 लाख, तो 12 लाख का 25% हो जाएगा 3 lakhs। तो यहाँ पर 12 में से 3 lakhs माइनस करेंगे तो 9, तो ड्राइंग पावर हो जाएगा 9 lakhs। भले ही इसका लिमिट 10 लाख है लेकिन स्टॉक कम है, इसलिए ये ड्राइंग पावर होगा 9 lakhs। मतलब पार्टी जो है 9 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, जबकि लिमिट उनकी 10 लाख है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 9 लाख। चलिए बात करते हैं, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, ए एंड बी ऑपरेट जॉइंट FDR एज आइदर एंड सर्वाइवर, इफ़ ए डाइज देन मनी विल बी गिवन आफ्टर मैच्योरिटी टू। ए और बी जॉइंट फिक्स डिपॉजिट खाता आइदर सर्वाइवर मैंडेट के साथ खोले हैं। अचानक ए की मृत्यु हो जाती है
तो जो राशि है मैच्योरिटी के बाद किसको दी जाएगी। ये तो बहुत टीआरपी वाला सवाल है, हर एग्ज़ाम में ये आ रहा है। और आपके ऑप्शन है अमाउंट इज़ टू बी पेड टू बी, अमाउंट इज़ टू बी पेड टू लीगल हेयर ऑफ ए, अमाउंट इज़ टू बी पेड टू बी एंड लीगल हेयर ऑफ ए, अमाउंट इज़ टू बी पेड टू फैमिली ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक जॉइंट अकाउंट है एफडीआर का, ए एंड बी आइदर सर्वाइवर है, एक की मृत्यु हो जाती है, तो मैच्योरिटी के बाद जो है पेमेंट किसको दिया जाएगा। तो यह इसका सीधा उत्तर है मैच्योरिटी के बाद पेमेंट जो है बी को दे दिया जाएगा और खाता जो है बंद कर दिया जाएगा। अगर मैच्योरिटी से पहले होता है तो बी प्लस लीगल हेयर ऑफ ए दिया जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी के बाद बी को दे दिया जाएगा। और अगर पहले ही मैंडेट दिया गया है कुछ, तो सीधे सीधे आइदर सर्वाइवर के केस में अमाउंट जो है बी को दे दिया जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर है बी। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल और भी आपको मिल सकते हैं, आपके लॉगिन सेक्शन में मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप ऐसे और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल अगर चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके पा सकते हैं। हम आपकी सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।